उस दिन जो मैंने एल सर्किट स्टार्ट किया था उसका थोड़ा सा पार्ट रहता है, अभी पहले उसको कंप्लीट करेंगे तभी एसी स्टार्ट। देखो उस दिन हमने क्या किया था जरा समझो। मैंने बताया था कि एक इंडक्टर स्टार्टिंग में क्या करता है ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है और एंड में कितना रेजिस्टेंस देता है, 0 रेजिस्टेंस देता है। याद आ रहा है ना कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास? यस सर। अब एक चीज और करके फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। नंबर 1 इज दैट कि हमने उस दिन जो सर्किट किया था ना उसमें देखा होगा करंट कैसे ग्रो किया है ना। आज हम लोग करेंगे करंट कैसे डीके कर, इसको हम लोग कहते हैं डीके सर्किट। बट बिफोर आई डिस्कस डीके सर्किट में फिर से याद दिलाऊंगा इज दैट एक इंडक्टर क्या करता है। एक इंडक्टर क्या करता है, एकदम से करंट बढ़ना उसको भी अपोज करता है और एकदम से करंट घटना उसको भी अपोज करता है ना। तो ध्यान से देखो। अब देखो जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सपोज ये एक इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है और ये एक सेल है, ठीक है। यस ये ऐसे तो हमने क्या किया, हमने किया पहले ग्रोथ सर्किट। ग्रोथ सर्किट में क्या था, सपोज मैंने ये जो स्विच है ना ये यहाँ पे रखा है, ये सर्किट तो ऑफ है ना, तो यानी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तो सर्किट कटा हुआ है। ये इंडक्टर एल हो गया, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, अभी क्या, अभी कुछ नहीं। फिर मैं क्या करता हूँ, स्विच को ए पे ले जाता हूँ, ए और सी, तो सी पे रखता हूँ तो क्या होता है, पूरा सर्किट ही ऑफ है, नथिंग विल हैपन। पर जैसे मैं स्विच को यहाँ से ए पे ले जाता हूँ तो दैट केस क्या होता है, सर्किट ऑन हो जाता है, बैटरी एक्टिव हो जाता है और फिर जो जो चीजें होता है वो मैंने लास्ट क्लास में समझाया। क्या होता है ना, आई इज इक्वल टू, याद है ना, आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी आर बाय एल वगैरह, इस तरीके से सारा कुछ टाइम कांस्टेंट है ना, सब कुछ करा। आज कराएंगे कि सपोज यहाँ पे स्विच है और मैं सडनली स्विच को यहां से यहां ले जाता हूं और जिस समय यहां से यहां ले जाता हूं उस समय मान लो करंट चल रहा था आई नॉट, तो आई नॉट इज द, अब बताओ अगर मान लो इंडक्टर नहीं होता तो जरा सर्किट देखो ध्यान से। सर्किट में देखो क्या है ना, सर्किट यहां से ऐसे जुड़ा हुआ है और यहां से ऐसे जुड़ा हुआ है। देखो बैटरी अब आउट ऑफ सर्किट हो चुका है, ध्यान से देखो जरा, बैटरी ऑफ सर्किट का पार्ट तो नहीं है ना, यस सर नहीं है। आउट ऑफ सर्किट है ना। अगर इंडक्टर नहीं होता तो पता क्या होता है, तुरंत करंट खत्म हो जाता। क्यों भाई, सर्किट में सिर्फ अकेला रेजिस्टर रह गया, बैटरी तो है नहीं, तो फिर तो करंट भी नहीं हो पाएगा, है ना, यही होना है। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो ये वाला हो गया। ठीक है, इंडक्टर, रेजिस्टर, बैटरी, ये। अब देखो इसके हिसाब से क्या ना, करंट एकदम से ड्रॉप होके 0 होना चाहिए, है ना। लेकिन इंडक्टर जैसे करंट को एकदम सडनली बढ़ने नहीं देता है वैसे ही घटने भी नहीं देगा, घटने भी नहीं देगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो देखना, पिछले बार मैंने कराया था ग्रोथ सर्किट, आज होगा डीके से। ये आई नॉट है और ये, ठीक है, ये आई नॉट हो गया और तो पिछले बार का जो फॉर्मूला है लगभग सिमिलर फॉर्मूला होता है, बस वो 1 माइनस नहीं होता। तो क्या होता है, I at any time t is equal to I naught into e to the power minus r into I. अब क्या होगा, at t is equal to 0 उसका करंट I naught है, at t is equal to 0 I is equal to I naught, at t is equal to infinity देखना I is equal to 0 and at t is equal to L by R, जिसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, तो I क्या होगा, I equal to 0.3
यानी यानी अब पता क्या होगा, करंट एकदम से ड्रॉप नहीं करेगा, धीरे धीरे आई नॉट से धीरे धीरे ड्रॉप करते 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 फाइनली 0। नाउ यू माइट से ये जो करंट चल रहा है इसकी वजह से हीट इवॉल्व होगा, तो वो कितना हीट इवॉल्व होगा, याद रखना जिस समय तुमने सर्किट को ऑफ किया था, मतलब ऑन भी किया था एक तरीके का, इधर अगर रखो तो इधर रखा, मतलब ए से बी किया, चलो ऑफ ऑन छोड़ो, जब ए से बी किया उस समय करंट क्या था, आई नॉट, तो उस समय एनर्जी था ना इंडक्टर में, और इंडक्टर की एनर्जी क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, याद है ना। Yes, sir. ये जो हाफ एल आई स्क्वायर है ना, यही देखना धीरे धीरे डिसिपेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो फ्रॉम T is equal to 0 to infinity क्या होगा, the initial energy of inductor is lost in the form of, ठीक है, that will be equal to half L minus, ये सारा एनर्जी जो है उस रेजिस्टेंस पे धीरे धीरे निकले। आई नॉट रिमेंबर इज द इनिशियल करंट जब तुमने स्विच को ए से बी किया, आई नॉट इज द इनिशियल करंट when which is put from, वही करंट क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करते करते इधर, ठीक है, इस हिसाब से नोट कर लो। अच्छा, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ टाइम कांस्टेंट तक कितना एनर्जी लॉस हो चुका है। तो देखो इनिशियल एनर्जी कितना, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और टाइम कांस्टेंट टी बाद करंट क्या है, करंट हो गया ये वाला, करंट एक्चुअली पता है कितना होगा ना, आई नॉट बाई ई होगा, इसको लिख लो। जैसे एग्जांपल, आफ्टर टाइम t is equal to tau, I is equal to I naught by E. Therefore, energy left in inductor, यानी इंडक्टर में अभी भी जो एनर्जी बच गया वो क्या होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, यानी देख लो ये वाला समझ में आया क्या लिख रहा हूं मैं, कि t is equal to टाउ पे, टाउ होता है ये वाला वैल्यू l by r, यहाँ पे अगर l by r पुट कर दो कैंसिल होके e माइनस वन, यानी 1 by e हो गया, तो आई नॉट बाई e हो गया, यानी करंट आफ्टर t is equal to टाउ is equal to l by r क्या होगा ना, आई नॉट बाई, तो उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.37 आई नॉट होता है। चलो वो तो अपने आप देख लेते हैं। तो e का वैल्यू कितना है ना, 2.72 अप्रोक्सीमेट, तो उसी से कैलकुलेट करके 0.37 आता। तो खैर 37 भी छोड़ो, तुम तो e के टर्म्स में आंसर दे दो। तो आई नॉट बाई ई करंट हो गया, तो उस समय अगर आई नॉट बाई ई करंट होगा तो एनर्जी इन द इंडक्टर क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, बस आई की जगह आई नॉट बाई ई, यानी आई नॉट स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। ठीक है, तो चेक कर लो। ठीक है ना, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक।
अच्छा, अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा था वो ये था कि हमने पता किया कि अगर मान लो कभी भी कोई बैटरी जुड़ा हुआ सर्किट अगर एकदम से स्विच को ऑन करते हो तो इंडक्टर इनफाइनाइट अपोजिशन का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर acts like a infinite resistor at t is equal to 0. At equal to 0, the equivalent inductance, the resistance offered by inductor, यानी t is equal to 0 पे resistance offered by inductor क्या होता है? G infinite. और at t is equal to infinity, resistance offered by a inductor, resistance offered by inductor is equal to 0. ये होता है। तो एक होता है infinity और एक होता है 0. देख लो अच्छा। ठीक है ना? अब इसके और मैं एक क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन समझ। सपोज ये एक सेल है, तो इसको सॉल्व करो पहले। Yes, sir. यानी क्या, देखो यहाँ पे ना एक स्विच मतलब ऑन है, स्विच ऑन कर दिया, ये स्विच है। जैसे स्विच ऑन किया तो एट t is equal to 0 S को पुट ऑन कर दिया, यानी ऑन हो जाएगा। उसके बाद इस वाले में क्या करंट जाएगा, इस वाले में क्या जाएगा, इस वाले में क्या, तो इसको I1 लिखा है, इसको I2, इसको I3। तो t is equal to 0 पे I1 I2 I3 क्या होगा, और t is equal to infinity पे I1 I2 I3 क्या होगा। सॉल्व करो और वैल्यूज निकालो। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। जो मैंने बताया वो समझो कि एट t is equal to 0 इंडक्टर इनफाइनाइट अपोजिशन करता है। यानी देखो जैसे स्विच को ऑन करूंगा मैं तो क्या करंट यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आने के बाद करंट के पास दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे है जो कि 3 ओम वाला और एक हो गया इनफाइनाइट ओम वाला। तो इनफाइनाइट वाले से जा नहीं सकता, यानी पूरा 3 ओम में से जाएगा, यानी करंट जो है यहाँ से यहाँ निकलेगा और फिर यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा एट t is equal to 0। बट अभी रुको, ये सिर्फ t is equal to 0 के लिए है। तो 3 + 2 क्या होगा 5 ओम, तो 60/5 क्या होगा 12, यानी 12 एम्पियर करंट। तो क्या होगा t is equal to 0 पे I1 हो गया 12 एम्पियर और I2 हो गया 12 एम्पियर और I3 0। अभी समझ में आ गया? Yes, sir. क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में कोई करंट तो जाएगा नहीं। लेकिन t ज़ीरो इनफाइनाइट पे उल्टा हो गया, t ज़ीरो इन्फिनिटी पे रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर 0 हो गया, यानी इस पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। यानी यहां से जो करंट आएगा ना वो यहां से जाएगा तो उसका 3 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर इसी को प्रेफर करेगा ना, है ना। तो क्या होगा, यहीं से सारा निकल के चला, यानी अब इसमें कुछ नहीं जाएगा। अब समझ में आया ना। देखो अगर दो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है और एक का रेजिस्टेंस 0 है और एक का कुछ है, चाहे 2 ओम है 5 ओम है 6 ओम, फिर तो 5 वाला 2 वाले में जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो रेजिस्टेंस फ्री पाथ आ गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यानी क्या होगा, इस पे कुछ नहीं जाएगा, अब यहाँ पे से सारा चला जाए। क्यों? कि इसका इन्फिनिटी पे 0 रेजिस्टेंस, यानी अब क्या होगा ना, अब सिर्फ 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, तो इस बार I2 हो गया 0 और 2 ओम का रेजिस्टेंस होता है तो 60/2 का 30 एम्पियर, यानी अब करंट यहाँ से जाएगा 30 एम्पियर और जो यहाँ से 30 एम्पियर जा रहा है ना
वही यहाँ से भी 30 एम्पेयर होके फिर इधर से आता है, यानी ये फिर जाएगा। अभी मेथड समझ में आ गया? Yes, sir. चलो अब सुनो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज दैट, ये सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा अलग। करो, प्रिंसिपल वही है लेकिन नया क्वेश्चन, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नया भी होगा, कुछ दूसरा भी होगा। को डिस्कस करें। सबसे पहले इसको अच्छा देखो, t इज इक्वल टू 0 पे इसका 3 ओम है, इसका इनफाइनाइट है और इसका इनफाइनाइट के साथ 6 और भी है, तो चलो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट के साथ तो कुछ भी जोड़ो तो इनफाइनाइट, यानी t इज इक्वल टू 0 पे ना इसका कुछ होगा ना इसका कुछ, इसका तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यानी करंट सारा यहां से यहां जाए, इसलिए t इज इक्वल टू 0 पे i3 i4 0। क्लियर है ना? Yes, sir. चलो तो इसमें कितना जाएगा, 2 + 3 5 ओम, यानी 12. अब इंफिनिटी पे बताओ जरा। So infinity पे जैसे वो जो इंफिनिटी पे ये क्या हो गया, 3 ओम, yes sir. ये क्या हुआ, So ये तो मतलब हट जाएगा, मतलब straight बाय हो जाएगी बस. तो 0 ओम, Yes sir. और इसका So इसमें वो 0 हो जाएगा बट 6 रहेगा. यानी 0 + 6 सीरीज में है तो 0 + 6 Yes sir. यानी 6 हो गया, Yes sir. यानी क्या हो गया ना, इसका हो गया 3 ओम, इसका 6 ओम, इसका 0 ओम। अब बताओ तीन ऑप्शंस है,
पैरेलल में है ना, तो 3 Yes. ओम 0 ओम 6 ओम, तो सब कुछ 0 ओम से जाएगा ना, Yes, sir. बस यही बात। यानी 3 ओम और 6 ओम से अब कुछ नहीं जाएगा, यानी I2 और I4 अब 0 हो जाएगा। अब कितना जाएगा फिर? So 30. और इसमें So 30. ठीक है। अब मैं हेल्प नहीं करूंगा, इसको फटाफट सॉल्व करो और फिर आंसर दो। 3 0 पे I1 So 9.6. हाँ 9.6, I2 So 9.6. 0. 0 इसलिए क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जाएगा, बिल्कुल सही। और उसके बाद 3 इंफिनिटी पे So उस पे भी सेम आ रहा है 9.6, 9.6 और 0, क्योंकि उसके पास दो ऑप्शन होंगे 3 ओम और 6 ओम, तो 3 से नहीं जाएगा। नहीं, अब क्या होगा देखो, T0 इंफिनिटी पे का इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया, यस सर। तो 6 तो है ना, यानी ये 3 और ये 6 अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो 6 और 3 पैरेलल में आ गया, तो इक्विवेलेंट कितना होगा? So 1/3 plus 1/6 2 पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 ओम, 2 ओम। तो 2 और 2 सीरीज में 4, यस सर। So 4 तो 12। 12 हो जाएगा। कितना? I1 तो 12 हो गया, उसके बाद So इसमें बटेगा, यस सर। तो कितना कितना बढ़ता है? So देखो इसके इक्विवेलेंट क्या होगा? 2 ओम हो गया, और yes, करंट तो 12 है, तो यानी इसका अक्रॉस कितना होगा? 24 वोल्ट, यानी यहाँ पे हो गया 24 वोल्ट। 24 वोल्ट समझ में आया? यस सर। क्योंकि करंट है 12 और इन दोनों को मिला के 2 ओम है, तो यानी IR कितना में 24, तो 24 वोल्ट, तो इसका करंट क्या होगा? I बाई आर, सॉरी V बाई आर, यानी 8। कितना हो जाएगा? So 8। 8 एम्पियर। और ये वाला So 4। ये देखो 12 आया तो 8 यहाँ चला गया, तो क्या होगा? दूसरे में क्या होगा? 12 जाएगा। और वैसे भी कर सकते हो V बाई आर, तो 24 बाई 6, वो भी 4 हो गया, चलेगा ना? यस सर। यानी जब भी कोई बैटरी अटैच किया हुआ सर्किट अगर होगा तो वो होगा ग्रोथ सर्किट, और उसमें T इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, और T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 माना जाएगा, और फिर अकॉर्डिंगली जो भी सीरीज पैरेलल वगैरह बाकी चीजें यही है, ठीक है ना? चलो, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ द एसी वाला पार्ट, सॉरी EMI वाला पार्ट। अब हम एसी का एक शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार जनरेटर के बारे में बता देता हूँ कि उसके फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन बनता है। जनरेटर में क्या होता है, एसी जनरेटर मतलब उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक मैग्नेट लेते हैं, और ऐसे करते हैं, और एक कॉइल होता है, और एक और मैग्नेट इधर भी। ये नॉर्थ साउथ हो गया, तो मान लो ये नॉर्थ है, साउथ है, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, ये कॉइल को कट करते हुए जाएंगे, तो कॉइल के अलग अलग ओरिएंटेशन पे अलग अलग अमाउंट, तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होता है? BA cos थीटा, लेकिन मैं लिखूंगा NBA cos थीटा, ठीक है? अच्छा, बाय द वे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर। याद है ना, बी वेक्टर तो चलो नॉर्थ से साउथ हो गया, एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू कॉइल और गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, याद आ रहा ना? यस सर। आप भी सब चीज, चलो NBA cos थीटा हो गया। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। यस सर। बी तो मैच। EMF जो बनेगा वो बनेगा माइनस ऑफ d∅dt, यानी माइनस ऑफ NBA cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा ना? माइनस साइन थीटा थीटा। इंटू d थीटा बाई dt, है ना? तो ये हो जाएगा इक्वल टू NBA साइन थीटा, और ये d थीटा बाई dt, तो ओमेगा जो होता है वो होता है d थीटा बाई dt,
थीटा क्या होता है ओमेगा टी, यानी एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, थीटा क्या है ना ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये जो ई हो गया इसको हम लोग लिखते हैं एज नॉट साइन, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस के टाइप का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन्यूसॉइडल, साइन्यू है ना। देखिए E is equal to E naught sin omega t। कंफर्टेबल है ना सब कुछ? यस सर, नोट बस थोड़ा सा करना है। इसको नोट कर लो। अब इसको अगर मैं ग्राफ में ड्रॉ करूं तो कैसे आएगा? इसका ईएमएफ का ग्राफ ऐसा T वर्सेस T, ये हो गया E नॉट, पैरेलल लाइन बना देता हूं और एक माइनस E नॉट, ठीक है। तो T/4, 2T/4, 3T/4, ठीक है ना। ये T/4 है, ये 2T/4 है, 3T/4 है, 4T/4 है, 5T/4, 6T/4, इस तरीके से सारे पॉइंट्स। ये ना T/4 के हिसाब से, तो T/4 टाइम लगा 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0 अनदर T/4, फिर 0 से माइनस मैक्सिमम अनदर T/4, फिर माइनस मैक्सिमम से 0 अनदर T/4, इससे एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया एक साइकिल। हाँ। हो गया one, साइकिल। क्लियर है ना? यस सर। चलो ठीक। है ना, ये हो गया एसी जनरेटर। लेकिन इसमें ना एक बार ना एनसीईआरटी का रीडिंग जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की रीडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जैसे इसमें आर्मेचर का क्या रोल है ना। तो इसमें आर्मेचर क्या होता है ना, कॉइल को आर्मेचर बोलते हैं। फिर इसमें स्लिप रिंग भी होता है, स्लिप रिंग का क्या रोल है ये मालूम है ना, ये सब डायग्राम में होता है। हाँ, यस सर। स्लिप रिंग हो गया, आर्मेचर हो गया, मैग्नेट हो गया, है ना। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि जरूरत होता है जानने का। तो मतलब बेसिकली क्या है कि इसका प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन जानना, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। वर्किंग तो खैर इतना जरूरत नहीं है क्योंकि वर्किंग तो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो उस टाइप के कोई क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं आएंगे। बट इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थोड़ा सा एक बार जरूर जो है पढ़ लेना कि इस पे क्वेश्चन आते हैं। और साथ में जो मैथमेटिकल पार्ट है वो मैंने बता दी, सारा चीज जो है मैथमेटिकल पार्ट है। ये जो ई नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं पी की एम, ठीक है ना। ई नॉट को हम लोग बोलते हैं एज
ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे घरों में जो सप्लाई होता है वो वेरिएबल होता है, यानी 0 से E0, फिर 0, फिर माइनस E0, फिर 0, फिर E0, फिर 0, इस तरीके से वेरी करता रहता है ना। तो अब मैं इसके अंदर ना एवरेजिंग कराना चाहता हूँ। एवरेजिंग देखो, दुनिया में एवरेजिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इनफैक्ट क्लास 10th में अगर याद करके देखो, तुम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े होंगे मीन, मीडियन, मोड का। तो एवरेजिंग में देखो, मीन भी एक एवरेज होता है, मीडियन भी एक एवरेज होता है, एक मोड का भी एवरेज होता है। इसलिए एवरेज अलग अलग तरीके से करोगे तो उसका रिजल्ट अलग अलग आता है। सिमिलरली एसी में भी एक एवरेज होता है। एवरेज कहाँ पे हम लोग करते हैं ना, देखो सपोज एक टेस्ट में मेरा आ गया 80% मार्क्स, एक में 90% आ गया, एक में 60% आ गया, एक में 48% आ गया, एक में 65% आ गया, तो ऐसे में तो वेरी करता जा रहा है। तो अगर मुझे मोटा मोटा परफॉर्मेंस जानना है कि भाई क्या रहा है, तो हम लोग एवरेजिंग करते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज करने के बड़े सारे तरीके होते हैं। तो उनके ऊपर बेस करके होता है कि अगर मान लो तुमको सिर्फ एवरेज वैल्यू ऑफ एसी चाहिए तो वो देगा 0। मैं ये सिर्फ साइनोसॉइडल की बात कर रहा हूँ, यानी साइन या कॉस। भाई बट सिर्फ 0 कैसे हो गया ना, ग्राफ देखो। अच्छा मैंने तो बता दिया, ग्राफ देखो दोबारा देखो। ग्राफ के आधे टाइम पॉजिटिव और आधे टाइम नेगेटिव है, यस सर, 0 तो आएगा। यस सर। बट एक चीज बताओ, इसका मतलब क्या कि मेरे घर में सब कुछ चल रहा है, एसी, टीवी, फ्रिज, फैन वैन सब कुछ चल रहा है, पर मेरा घर का एवरेज करंट क्या है, 0। और एक और घर है जहां पे पता लोड शेडिंग हो रखा है, सुबह से कोई करंट ही नहीं है, उसका एवरेज करंट क्या होगा, सर वो भी 0 ही होगा। भी 0 होगा। यस। अब बताओ, मेरे घर में सब कुछ चल रहा है, मेरा भी एवरेज करंट 0, और उसके घर में कुछ भी नहीं चल रहा है, सुबह से पसीना हो रहा है, पसीने पसीने हालत खराब हो गया, उसका भी एवरेज करंट 0। इस तरीके से एवरेज का तो कोई अहमियत ही नहीं, इसका मतलब कि एवरेज पे तो कुछ कंक्लूजन ही नहीं कर पाओगे ना। यस इसलिए सर। एवरेज से बेटर है मीन। मीन में हम लोग क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। जो प्लस वाला है वो प्लस तो रहेगा ही, जो माइनस वाला है उसको भी प्लस कर देते हैं। क्योंकि देखो ये जो हम लोग के घरों में चीजें चलता है, ये प्लस के दौरान भी चलता है, माइनस के दौरान भी तो चल रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना ये प्लस के दौरान जैसे चला माइनस के दौरान उल्टा चल के न्यूट्रलाइज हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। प्लस के दौरान भी मेरा ट्यूबलाइट ऑन है और माइनस के दौरान भी मेरा ट्यूबलाइट ऑन है, तो मेरे लिए तो प्लस और माइनस के बीच में कोई अंतर नहीं है ना। ऐसे में हम लोग मॉड लगा देते हैं, उसको बोलते हैं ई मीन। इसका वैल्यू होता है 2E0 बाय ई मीन। लेकिन पता है एक चीज, कि जब सर्किट में हम लोग एवरेजिंग करते हैं ना, तो हम लोग पता है क्या जानना चाह रहे हैं कि आउटपुट पावर क्या है। और पावर तो आई स्क्वायर आर होता है, यानी स्क्वायर रिलेटेड है। तो स्क्वायर रिलेटेड भी एक एवरेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो वो जो आरएमएस वैल्यू होता है वो होता है E0 बाय रूट, ठीक है, E0 बाय रूट 2। अच्छा, अब मैं इसमें 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। वो है कि जब क्वांटिटीज क्या यूज कर रहे हो एवरेजिंग में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे ये थोड़ा समझ लो अच्छे से, इसको सीख लो, आज यही टॉपिक रहेगा मेनली, एवरेजिंग करना। तो एवरेजिंग का मतलब क्या होता है ना, डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कैसे। सपोज आज 10 वोल्ट सप्लाई हुआ, कल 15 वोल्ट, परसों -20 वोल्ट, नरसों 34 वोल्ट का, उसके एक दिन बाद इतना वोल्ट उतना वोल्ट। तो ऐसे में इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट क्वांटिटी। तो अगर कोई डिस्क्रीट क्वांटिटी होता है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, क्यू एवरेज। मैं क्वांटिटी को क्यों लिख रहा हूं, quantity can be voltage, quantity can be speed, quantity can be distance, can be number of copies, can be anything, money can be anything. तो क्वांटिटी का एवरेज कैसे निकाला जाता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn बाय n, इसको बोलते हैं एवरेज। कई बार इसको सिंपल एवरेज भी बोलते हैं। इसको बताता है मीन, Q मीन। Q मीन में क्या होगा, सबको ऐड कर लो लेकिन मॉड लगा के, Q1 mod plus Q2 mod up to
क्यू एन मॉड होता है मीन, और एक होता है क्यू आर एम एस। क्यू आर एम एस क्या है? क्यू आर एम एस होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू बाय एन। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन से देखना तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज आज 10 वोल्ट है, कल है 20 वोल्ट, अगले दिन है -4 वोल्ट, उसके अगले दिन है -12 वोल्ट, और उसके अगले दिन है सपोज 8 वोल्ट। तुमको तीनों निकालना है, एवरेज वोल्ट, मीन वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज, मीन वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज। यानी तुमको निकालना क्या है? वी एवरेज, वी मीन, चलो स्टार्ट करो। पर ध्यान रखना डिस्क्रीट क्वांटिटीज मतलब अलग अलग, और भी टाइप ऑफ क्वांटिटीज होता है, मैं एक एक पे आऊंगा, पहले इसको देखो। अच्छा, ये एक ऐसे एरिया है ना जिस पे अभी तक कम क्वेश्चंस आए, कभी भी आ सकते, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो। एवरेज ये ज्यादातर जो एसी से क्वेश्चंस आया ना वो सर्किट बेस्ड आया, इस पे कम आया, पर ठीक है, सीखने में तो कुछ नहीं आता, कभी भी आ सकता है। क्या होगा? एवरेज होगा 10 प्लस 20 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 8 बाई 5। तो -12 और -4 तो -8, 16 है प्लस 8 तो -8, तो 222, तो यानी 22 बाई 5। ठीक है ना? यस सर। चल, और इसका क्या होगा? 10 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 8 बाई 5। तो 16 प्लस 8 24, 44, 54, 54/5 यानी 10.8। ये वाला थोड़ा कैलकुलेशन वाला होगा। 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बाई 5 अंडर। थोड़ा लंबा होगा, चलो कोई नहीं, देखते। 100 और 400, 500 प्लस 12 का स्क्वायर तो 144, तो 644 प्लस 16 यानी 660 प्लस 64, तो 64, then 660 plus 64 यानी 724 by 5 का। अब वो तो ऑप्शन चॉइस के ऊपर है कि तुम इसको कितना तक करना चाहते हो। I think even this is also good answer. Then under root of 724 by 5. तो 724 by 5 का मतलब हो गया 144.8। हाँ, तो ये 12 point something कुछ। यस सर। जो भी आ रहा, so that's how the answer will be. ये आ गया around 12 point something, जो भी आ रहा, ठीक है ना? तो that is how we can find out the average in case of discrete quantities. इसके बाद कैसे आता है? इसके बाद आता है ये जो मैंने बताया था ना फॉर्मूला, this is for sinusoidal यानी cos और sin वेरिएशन, यानी if E is equal to E naught sin omega t और E is equal to cos। यानी ये जो तीन फॉर्मूला मैंने बताया ये हर जगह यूज नहीं कर सकते, कहाँ यूज कर सकते ना? अगर साइनयूसॉइडल होता है, साइनयूसॉइडल मतलब होता है या तो साइन फंक्शन या तो कॉस फंक्शन, तब हम लोग यूज कर सकते। 0, 2 E naught by pi और E naught by √2, ठीक है? देख लो।
ये जो एवरेज हमने किया है ये सिर्फ वोल्टेज के लिए नहीं है, करंट का भी ऐसे ही होगा। जैसे अगर मैं पूछूंगा साइनोसॉइडल में एवरेज करंट क्या है, तो यानी लिख लो इसको। चलो अब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। एवरेज करंट क्या होगा? 0। मीन करंट क्या होगा? 2I0/π। यस सर। और आरएमएस करंट क्या होगा? I0/√। ठीक है ना? अच्छा, इसमें जो सर्किट्स बनता है वो कैसे बनेगा ना? सबसे पहला होता है प्योर आर सर्किट। ये चैप्टर में मैथमेटिक्स बहुत है, इसलिए मैं आराम से करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है? एक एसी सर्किट होता है और एक रेजिस्टेंस। E is equal to E0 sin ओमेगा टी और ये हो गया R द रेजिस्टेंस। तो करंट क्या होगा? E by R equal to E0 sin ओमेगा टी by R। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक फेज का कंसेप्ट आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन देखना फेज, एवरेज पावर और आगे पीछे वोल्टेज और वो सब चीजें पूछा जाता है। तो फेज क्या होता है ना, यहाँ पे ये होता है फेज, ये होता है फेज, ये होता है फेज। अब देखो वोल्टेज और करंट का सेम फेज है, ये भी ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, यानी वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस में क्या होता है कि जैसे या तो ये आगे होगा या तो पीछे होगा। तो अगर आगे है तो लीड, पीछे हो तो लैग, और यहाँ पे नो लीड नो लैग। यानी मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से, दैट द फेज डिफरेंस इक्वल टू 0, यानी neither phase lead nor lag। यानी कोई ना फेज में लीड हो रहा है और ना ही कोई लैग हो रहा है। देख लो, ठीक है, neither phase lead nor lag। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसको एक फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। फेजर डायग्राम का आइडिया तो है ना, एकदम पूरा तो नहीं भूल गया ना? सर नहीं याद है, थोड़ा थोड़ा। चलो कोई नहीं, पूरा याद ना हो तो भी चलेगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये जो वोल्टेज होता है ना, इसको एक रोटेटिंग लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और करंट को भी। कैसे ना, देखो ये सपोज एक सर्कल है, ये हो गया सपोज वोल्टेज का सर्कल, और मान लो ये हो गया तुम्हारा क्या, करंट का सर्कल। अब क्या होता है कि करंट और वोल्टेज कितना होगा, तो उसके लिए एक लाइन यूज करते हैं। जैसे मान लो ये वोल्टेज, इस वक्त क्या है, वोल्टेज 0। फिर थोड़ी देर बाद ये वोल्टेज लाइन ऐसे रोटेट हो गया, मान लो यहाँ, तो ये जो होता है ना, ये होता है ओमेगा टी। देखो जो ई होता है, ये क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी, और आई होता है I0 साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया ओमेगा टी। तो अब देखो साइन ओमेगा टी कहाँ पे होगा ना, इसके लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर, यानी ये हो गया वोल्टेज एट एनी टाइम टी, और ये हो गया E0, और ये हो गया ओमेगा टी। देखो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये भी ओमेगा टी होगा फिर, तो इजंट दिस इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी? यस सर। यहाँ पे रिप्रेजेंट, यानी ये लाइन रोटेट करता जाएगा, और अलग अलग वक्त पे अलग अलग जो वोल्टेज हो रहा है वो इसी रोटेटिंग लाइन के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बोर्ड के अंदर कोई रोटेटिंग लाइन तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ ना, तो मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाया कि किसी भी वक्त अगर एक डायग्राम से तुम वोल्टेज निकालना चाहते हो तो क्या होगा ना, उस वक्त का एंगल देखो, तो वो ओमेगा टी होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो ये हो गया ई। सिमिलरली ये हो गया आई।
हो गया आई नॉट, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये हो गया आई। तो आई टी क्या होगा, आई नॉट साइन। ये करंट और वोल्टेज सेम फेज पे होता है, इसलिए मैंने इस टाइप का डायग्राम बनाया। इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक फेजर डायग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं फेजर। लेकिन कई बार क्या है ना, हमें इतना इंटरेस्ट इस बात पे नहीं रहता है कि वोल्टेज कितना है, हमें कई बार इंटरेस्ट रहता है कि दोनों के बीच का एंगल क्या है। तो अगर सिर्फ इतने में इंटरेस्ट है तो हम लोग उसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया करंट, ये एक्चुअली एक ही लाइन पे होगा। अभी ये ड्रॉ करने के लिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा अलग बनाया, कहने का मतलब ये कि अलग लाइन है और ये अलग लाइन है, बट एक के ऊपर एक। तो ये करंट का क्या है, वोल्टेज का होगा। और देखो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि दोनों एक ही लाइन है, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, यानी कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यानी फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0। वो इससे पता चलता है, ठीक है ना। एक्चुअल फेजर डायग्राम इसी को बोला जाता है, बट ये भी हम लोग शॉर्टकट में कई बार ड्रॉ, इससे पता चल रहा है कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है। तो फ्रॉम दिस इट बिकम्स नोन दैट द फेज डिफरेंस। तो वो चीज मैंने पहले भी लिखा था वैसे तो, बट फिर भी। अच्छा, लास्टली अबाउट पावर जनरेटेड इन एसी सर्किट, अल्टीमेटली ये सर्किट सारे क्यों चलाते हैं हम लोग, ना कुछ फॉर्म ऑफ पावर निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे पावर जो है वो हो गया लाइट एनर्जी, अभी फैन घूमता है तो हो गया मैकेनिकल एनर्जी, अलग अलग फॉर्मेट। या कोई हीटर वीटर चल रहा है तो हीट एनर्जी, है ना, ये होता है। तो देयरफॉर इसका जो एवरेज पावर होता है वो भी लिख लो, पी एवरेज ई आरएमएस इन आईआरएमएस। और आरएमएस क्या बताया था मैंने, अपॉन रूट 2। आरएमएस क्या होगा, पीक वैल्यू अपॉन रूट। ये ई नॉट इज द पीक वैल्यू, ध्यान रखना, इनटू आईआरएमएस। आईआरएमएस मतलब हो गया आई नॉट बाय, ठीक है, आई नॉट बाय रूट। यानी बेसिकली क्या होगा ना, ई नॉट आई नॉट बाय, यानी इक्वल टू हो गया एवरेज। और एवरेज ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जैसे मैं yeah. ठीक है, अब नोट कर लिया सब कुछ। यस सर। चलो, आज हम लोगों ने एसी सर्किट का सिर्फ एक पार्ट किया और वो है रेजिस्टिव, यानी प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। यानी इस एसी सर्किट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो रेजिस्टिव, पर एक एक करके अब एलिमेंट्स बढ़ेगा। इसके अंदर कैपेसिटर भी आएगा, इसके अंदर इंडक्टर भी आएगा, तीनों भी आएंगे। तो पहले काम करेंगे, आज जैसे हमने प्योर रेजिस्टिव किया तो उससे आइडिया लग गया कि कोई फेज डिफरेंस नहीं होता और पावर कैसे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे पहले कैपेसिटिव, फिर इंडक्टिव, और फिर तीनों इकट्ठे, ठीक है ना। तो अभी देखने का उसके अंदर डिस्कवर करेंगे कि कई में फेज डिफरेंस होता भी है। जैसे कैपेसिटर्स में देखना 90 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, इसमें करंट लीड कर रहा है, और देखना इंडक्टर में भी 90 डिग्री फेज डिफरेंस होगा लेकिन करंट लैग कर रहा है। और फिर जब तीनों इकट्ठे लगाएंगे फिर लीड लैग कुछ कुछ होगा, सब कुछ फॉर्मूला एंड ऑल। चलो धीरे धीरे करेंगे। अभी तो जस्ट हमने एसी का दो चीजें किया है। नंबर 1 इज हाउ टू कैलकुलेट एवरेजिंग, है ना, और दूसरा हो गया प्योर
रेजिस्टिव सर्किट। अभी बाकी सर्किट एक एक करके धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर जो फर्दर और सर्किट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। Okay, sir. चलो Thank ओके, you, sir. गुड डे। Thank you, sir.